अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्लाह के शुक्र से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। तो काफ़ी लोगों को रीज़न भी पता है और काफ़ी लोगों को रीज़न नहीं पता है, तो सोचा क्यों नहीं इस पर एक व्लॉग बना दूँ मैं। क्योंकि काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे थे मेरे पास पूछने के लिए कि मनाल की तबीयत कैसी है या फिर मनाल को क्या हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बार बार सबको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वही चीज़ रिपीट करना, बार बार रिपीट करना तो नहीं हो पाता है वो चीज़। तो सोचा क्यों नहीं इस पर एक व्लॉग बना के अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए कि मनाल कैसी है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ। वैसे तो मैंने एक व्लॉग अपलोड करा था लास्ट में भी, जिसमें मैंने बताया था मनाल को फ़ीवर हो रहा था उस टाइम पे। तो लगभग 2 मंथ्स पहले की बात है ये, दिसंबर की। तो 5 दिसंबर को मनाल को फ़ीवर हुआ था रात में। अब बस हमें लगा कि फ़ीवर हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया इसे यहीं पर सिवान में। तो डॉक्टर ने अपना जो मेडिसिन देते हैं फ़ीवर में वही इसकी स्टार्ट कर दी। 1 वीक तक इसकी वही चलती रही। फिर उसके बाद मैंने एक दिन रात में देखा इसके नी पे स्वेलिंग हो रही थी। समझ में नहीं आया कि फ़ीवर हो रहा है, फ़ीवर के साथ साथ ये स्वेलिंग का क्या मतलब है। जबकि उससे पहले ना मनाल रोती बहुत ज़्यादा थी। जब से इसे फ़ीवर हुआ था बस ये रोती रहती थी। मैं डॉक्टर से पूछती भी थी कि ये इतना रोती क्यों है, क्योंकि मनाल को इससे पहले भी फ़ीवर हुआ था लेकिन कभी वो इतना नहीं रोती थी। या अज़लान को भी फ़ीवर हुआ है तो कभी भी इतना ज़्यादा कभी वो भी नहीं रोया है। मैं डॉक्टर से पूछती भी थी कि फ़ीवर में बच्चे इतना क्यों रो रहा है। तो बस वही कि बच्चे हो जाते हैं चिड़चिड़े, लेकिन इतने थोड़ी होते हैं कि मतलब दिन रात सिर्फ रोते ही रहते थे। दवाई चलती रही 1 वीक तक। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद मैंने इसके नी पर स्वेलिंग देखी। मॉर्निंग में उठते ही इसको ऑर्थोपेडिक के पास लेके गई, क्योंकि छोटी बच्ची है तो कहीं चोट नहीं लग गई हो, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कभी चोट लगने की वजह से स्वेलिंग हो गई हो कुछ। ऑर्थोपेडिक के पास लेके गई मॉर्निंग में। उन्होंने कहा कि नहीं, बोन तो बिल्कुल ठीक है, चोट वगैरह कुछ नहीं लगी है, आप इसके ब्लड टेस्ट करवा लो। मैंने कहा ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा के एक बार देख लेते हैं। इवनिंग में मुझे तब भी तसल्ली नहीं हुई, तब भी मैं इसको फिर एक बार पेडियाट्रिक के पास लेके गई। मैंने उनसे पूछा कि इसके नी पे स्वेलिंग क्यों है। तो उन्होंने कहा कि मे बी बोन में कुछ प्रॉब्लम हो इसके, आप एक बार ऑर्थो को दिखा लो। मैंने उनसे बोला कि मैं ऑलरेडी ऑर्थो को दिखा के देख चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, मतलब नी में कोई बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा तब भी आप दूसरे चेंज करके देख लो। फिर मैंने सोचा चलो एक बार दूसरे ऑर्थो को दिखा के देख लेते हैं। तो मैं खैर किसी डॉक्टर का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर्स ने मेरी बेटी का केस बहुत ख़राब करा है। सिवान के डॉक्टर्स की वजह से मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन हुई है इसकी। आज मैं दूसरे ऑर्थोपेडिक के पास लेके गई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऑर्थो हैं और आपको ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। इवनिंग में दूसरे के पास दिखाया, उन्होंने भी कहा कि मतलब इसको फ़ीवर है, फ़ीवर की वजह से इन्फेक्शन बॉडी में है, तो वो कलेक्ट हो गया है, मतलब उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अब हमें तो नहीं पता है, हम तो नॉर्मल हैं, हम लोग तो इस चीज़ में स्टडी नहीं करी ना हम सब ने, कि हमें पता होगा कि इस लाइन में क्या होता है, कैसे होता है। हमसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे हम वैसे कर रहे हैं। मैं दोबारा अपने पेडियाट्रिक के पास लेकर आई इसे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने ऑर्थो को दिखा लिया है तो ठीक है, मैं फिर भी आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप टेस्ट करवा लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं टेस्ट करवा लूँगी। हमने फिर इसके ब्लड टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी। बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था, लेकिन तब भी चलो डॉक्टर ने कहा कि आप एंटीबायोटिक और दीजिए 3-4 दिन तक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैंने 1 वीक तक फिर एंटीबायोटिक इसकी चलाई, और वो स्वेलिंग कम होने के बजाय बिल्कुल डबल हो चुकी थी इसकी। और रोते रोते मनाल का बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था रोते रोते कि उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। अब आप खुद सोचिए, इतनी छोटी बच्ची, 7 मंथ की मनाल थी उस टाइम पे। इतनी छोटी बच्ची कितनी चीज़ें अंदर से अंदर वो बर्दाश्त कर रही होगी, जो वो बोल नहीं सकती, जो वो कह नहीं सकती, लेकिन तब भी वो बर्दाश्त कर रही थी। 1 वीक के बाद मैं फिर पेडियाट्रिक के पास लेके गई इसे। मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ऑर्थो का केस है, मेरा केस नहीं है, आप उन्हें दिखाइए। फिर मैं तीसरे ऑर्थो के पास इसे लेकर गई, तो तब उन्होंने फिर इसका अल्ट्रासाउंड करवाया। रात में मैंने दिखाया था, रात में यहाँ कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था, तो फिर हमने मॉर्निंग में इसका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसमें इसको सेप्टिक अर्थराइटिस निकला। सेप्टिक अर्थराइटिस मतलब इसके नी में पस हो चुका था। अब वो इसकी एंटीबायोटिक चलने की वजह से इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता, वो दवाई से ठीक नहीं हो सकता था। वो रात मेरे लिए और इनके लिए बहुत टफ थी।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी बच्ची का ऑपरेशन कैसे करवाएं। इतनी छोटी बच्ची है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी, वो कैसे ठीक होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट डे हम इसे लेके पटना चले गए कि हमें यहाँ दिखाना ही नहीं है, हम इसे पटना दिखाएंगे। पटना लेकर गए। पटना में वहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट करा इसे। एडमिट करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन ही बोला। कुछ टेस्ट इसके करवाए जिनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने कहा कि फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से इसके फैलता चला जा रहा है। मतलब मुझे याद है कि डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे और मेरा और इनका रोते रोते बहुत बुरा हाल था। मतलब हम अपनी बच्ची को ओटी तक में नहीं दे रहे थे कि कैसे दें, क्या होगा, कुछ नहीं पता। ये खुदा ना खास्ता कोई और परेशानी हो गई या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस वो टाइम हमारा निकला है कैसे, मैं खुद नहीं बता सकती कि कैसे निकला है वो। इसका ऑपरेशन करा उन्होंने, जब तक आई नहीं तब तक तसल्ली नहीं हुई। जब ओटी से ये आ गई तो ऐसा लगा जैसे जान में जान आई है हमारे। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर इसे डॉक्टर ने कहा कि हम इसे यहाँ 2-3 दिन रखेंगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर एक तसल्ली हो गई थी कि चलो ठीक है, ऑपरेशन हो गया है तो अब ये ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो ऑपरेशन ही लिखा था तो एटलीस्ट उससे ठीक हो जाएगी। हम डिस्चार्ज करवा के इसे घर लेकर आए। नेक्स्ट डे ये बिल्कुल ठीक रही। उससे नेक्स्ट डे मैं इसके कपड़े चेंज कर रही थी, मैंने इसके शोल्डर पे देखा, शोल्डर मतलब इसका इतना ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती कि एकदम हाथ टेढ़ा था इसका और उस पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। मेरी देख के चीख निकल गई एकदम कि अब ये क्या हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कुछ नहीं पता चल रहा था हमें। फौरन डॉक्टर के पास यहीं पे सिवान में लिखाया। उन्होंने फिर इसका अल्ट्रासाउंड करा। अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डर था, लेकिन तब भी हमने सोचा कि नहीं, वो चीज़ नहीं होगी, हो सकता है इसे चोट लगी हो या किसी और वजह से स्वेलिंग हो। मतलब हमने ये नहीं सोचा था कि इसके हाथ में भी वही चीज़ होगी जो इसके पन्नी में हुई थी। फौरन डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने कहा कि इसके फिर से कलेक्शन हो गया है हाथ पे और इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल चुका है बॉडी में। हम इसे रात को फिर पटना लेके चले गए। वहाँ पे ये एडमिट रही, कुछ टेस्ट करवाए, कुछ नहीं, इसमें मुझे बहुत टेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई ऐसा टेस्ट हमने नहीं छोड़ा है कि जो नहीं करवाया हो इसका। स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ब्लड नहीं था बॉडी में, सिर्फ 6 यूनिट ब्लड था। इसकी बॉडी बिल्कुल येलो हो चुकी थी। मुझे बताते हुए आज भी डर लगता है, याद करते हुए भी डर लगता है कि बहुत बुरी चीज़ थी। वहाँ पे 2 दिन एडमिट रही। वहाँ पे एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसका हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा हाथ का, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही ऑपरेशन था। दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि उस जगह को खोल के क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने कहा चलो ठीक है, वो भी हिम्मत करके हाँ कर दिया कि ठीक है ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन इस बार मेरा और इनका ये था कि अगर ऑपरेशन करवाएं तो हम यहाँ नहीं करवाएंगे, हम इसे दिल्ली लेके जाएंगे। तो 24 दिसंबर को मैं इसे लेके दिल्ली चली गई थी। वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वहाँ पे इसे रखा। इसका फिर स्टार्टिंग से सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें करी, अल्ट्रासाउंड हुए। मतलब मैं जिस दिन दिल्ली गई थी वहाँ पर इवनिंग में पहुँची थी, मैं रात को इसे एडमिट करा। एडमिट करने के बाद वहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चली। सोचते थे कि अब जाके कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा होने के बजाय कुछ बुरा ही हमेशा होता था। वहाँ एडमिट करने के बाद पता चला कि मतलब इसके जो ऑपरेशन हुआ था उसकी ड्रेसिंग जो खोली तो उसके अंदर भी पस था। मतलब जो इसका पहला ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर दोबारा पस हो गया था। और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि पहले तो कोई स्वेलिंग नहीं थी, जो अब हो गई थी इसकी। सारा इसका फिर 3-4 दिन तक इसके सारे टेस्ट वगैरह होते रहे। अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, MRI हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हमें हाथ का तो ऑपरेशन करना ही करना है, लेकिन इसका जो नी का ऑपरेशन पहले हुआ है उसको भी दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर दोबारा से पस हो गया है। तो इसका जो पस था ना वो बोन तक जा चुका था, तो बिना ऑपरेशन के वो ठीक ही नहीं हो सकता था। तो फिर दोनों जगह का इसका फिर से ऑपरेशन हुआ। मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा टाइम था, बहुत ज़्यादा बुरा टाइम। इतने बुरे टाइम में मतलब बस मैं क्या बोलूँ। बस अब अल्लाह का ये शुक्र अदा करती हूँ कि मनाल अब ठीक है। ये काफ़ी टाइम तक वहाँ पे एडमिट रही है, 1 मंथ तक एडमिट थी दिल्ली में ही। तो हमने फिर वहीं पे ही फ्लैट में रह रहे थे, क्योंकि मैंने अम्मी को वहीं बुला लिया था। अज़लान को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ़िलहाल तो हम दिल्ली में ही रह रहे थे।
और वहीं से ये इसका मतलब हर तीसरे दिन चौथे दिन रूटीन चेकअप के लिए जाती थी, ब्लड टेस्ट होते थे। 1 महीने बाद इसे डिस्चार्ज करा, फिर उसके बाद भी हर तीसरे दिन चौथे दिन इसे बुलाते थे डॉक्टर्स, सारे ब्लड टेस्ट रिपीट करवाते थे। इतना बुरा टाइम था ना कि मुझे बस याद करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि अल्लाह बस मेरी बच्ची को ठीक रखे। और आप सब भी दुआ करना कि मनाल अब ठीक रहे। अभी ठीक है, फ़ीवर भी कंट्रोल में है, इन्फेक्शन भी कंट्रोल में है। बस हाँ, मैं कुछ लोगों को ये बात बोलना चाहूँगी कि मेरे खुद के करीबी जो लोग हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि अगर किसी का बुरा टाइम है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो उसका मजाक भी नहीं बनाइए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा। मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो लोगों ने चीज़ें ऐसे करी हैं कि मैं सोचती हूँ तो मैं हैरत करती हूँ कि कैसे कर सकते हो तुम। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी उसके बाद भी आप लोग सिर्फ अपना सिर्फ अपनी ही चीज़ें देख रहे हो। कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। खैर, मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी के बच्चे पे ऐसी परेशानी हो, क्योंकि बहुत बुरा टाइम होता है और माँ बाप ही जान सकते हैं कि अपनी औलाद पे आती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक एक पल काटना मुश्किल होता है। हमें दिन रात का किसी चीज़ का होश नहीं था। बस अल्लाह ने ये हम पे जैसे भी आजमाइश डाली थी, अल्लाह ने इस आजमाइश को हमसे हमारी आजमाइश को ख़त्म करा है। और मैं दुआ यही करूँगी कि अल्लाह आगे भी ठीक रखे सारी चीज़ें। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो खैर करते हैं, लेकिन बस तकलीफ़ होती है थोड़ी सी यही कि बताओ हम किसी को कितना मानते हैं और लोग कैसे मतलब सेल्फिश होते हैं कि किसी के बुरे टाइम पे देखते तक नहीं है। खैर चलिए, अब जो था मैंने आपको बता दिया है, तो बस ये बताना था। भी मनाल ठीक है अल्लाह के शुक्र से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।